नमस्ते, मैं डॉक्टर राधा माहली, घंटी आधारित शिक्षिका, अर्थशास्त्र विभाग, जैलन कॉलेज चकधरपुर, कोल्हान विश्वविद्यालय से। आज का ये वीडियो यूजी सेमेस्टर 3 इकोनॉमिक्स ऑनर्स के विद्यार्थियों के लिए है। पब्लिक फाइनेंस पेपर से रिलेटेड है। आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि पब्लिक फाइनेंस यानी कि सार्वजनिक वित्त, लोक वित्त क्या है और इसके विषय वस्तु सब्जेक्ट मैटर क्या है और इसका क्षेत्र स्कोप कितना है। तो हम लोग इस पर आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि पब्लिक इकोनॉमिक्स यानी कि पब्लिक फाइनेंस जो है वो अर्थशास्त्र की एक प्रमुख शाखा है। ऐसे तो पब्लिक फाइनेंस का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन इसका जो रूप अब हम लोग देख रहे हैं ये लगभग 15वीं शताब्दी से इसके स्वरूप में परिवर्तन आया, एक शास्त्र के रूप में इसकी पहचान हुई और धीरे धीरे इसमें कई परिवर्तन हो रहे हैं। और आज जो हम लोग लोक वित्त यानी कि पब्लिक फाइनेंस को जिस रूप में देख रहे हैं वो भी कई परिवर्तन का परिणाम है और वर्तमान में भी इसमें कई प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं। बेसिकली हम लोग लोक वित्त का कंसेप्ट समझते हैं कि लोक वित्त जो है वो सरकार की आय और व्यय से संबंधित क्रियाओं के अध्ययन से होता है। लेकिन लोक वित्त के और भी भाग होते हैं। इसके कुछ प्रमुख भाग जैसे हैं जो है सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण। इसके साथ साथ राजकोषीय नीति या राजकोषीय व्यवस्था से संबंधित जो समस्याएं हैं इसका भी अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। कुछ और भी भाग इसमें अभी इंक्लूड हुए हैं जो इस वीडियो में हम लोग आगे चलकर हम लोग बात करेंगे। तो लोकवित्त की परिभाषा के बारे में यदि हम लोग बात करते हैं तो हम लोग देखेंगे कि इसकी परिभाषा डाल्टन ने जो दी है, उन्होंने कहा है कि लोकवित्त का संबंध लोक सत्ताओं की आय और व्यय तथा एक दूसरे के साथ इसके समायोजन से है। तो इस प्रकार डाल्टन ने कहा था कि लोकवित्त क्या है। लोकवित्त जो है वो लोक सत्ताओं की आय, लोक सत्ता दैट मीन्स सरकार, सरकार की आय और सरकार की व्यय, और सरकार अपनी आय और व्यय का समायोजन कैसे करती है, एडजस्टमेंट कैसे करती है, इसके बारे में हम लोग लोकवित्त में अध्ययन करते हैं। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि लोकवित्त का विषय वस्तु क्या है, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। एक्चुअली लोकवित्त के अंतर्गत, पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत हम लोग किन किन चीज़ों का स्टडी करेंगे। तो हम लोग थोड़े पास्ट टाइम से हम लोग आगे की ओर आते हैं। हम लोग देखेंगे कि ऐसे भी कई दार्शनिक लोग और विचारक लोग थे जिन्होंने पब्लिक फाइनेंस से संबंधित अपने विचार दिए थे, लेकिन एक शास्त्र के रूप में इसे पहचान नहीं मिली थी। तो 15वीं शताब्दी के लगभग ये एक शास्त्र के रूप में इसका अध्ययन किया जाने लगा, एक अलग सब्जेक्ट मैटर के रूप में पब्लिक फाइनेंस को पढ़ा जाने लगा। तो हम लोग देखते हैं कि जब 1776 में एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक लिखी वेल्थ ऑफ नेशन, उसमें उन्होंने पब्लिक फाइनेंस के बारे में, लोक वित्त के बारे में बहुत ही सुंदर ढंग से बताया है और उन्होंने पब्लिक फाइनेंस के 3 अंगों के बारे में अपने किताब में जिक्र किए हैं, जिसमें मुख्य रूप से सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक आय और सार्वजनिक ऋण की व्याख्या उन्होंने की है। एडम स्मिथ के बाद हम लोग देखेंगे कि रिकार्डो ने भी पब्लिक फाइनेंस के बारे में बताया है। रिकार्डो की पुस्तक द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन जो 1819 में प्रकाशित हुई थी, उसमें भी उन्होंने कर जिसको दूसरे रूप में हम लोग सार्वजनिक आय मान सकते हैं, तो रिकार्डो ने कर और लोक ऋण के बारे में अपनी किताब में बताया था। रिकार्डो ने सार्वजनिक व्यय के बारे में चर्चा नहीं की थी। उन्होंने अपनी पुस्तक जिसका नाम अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया, द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, इस किताब में उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से करारोपण से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर प्रकाश डाला है और करारोपण के बारे में डिटेल बातें अपनी पुस्तक में बताई है। नेक्स्ट उन्होंने दूसरी पुस्तक जो अपनी लिखी है, जो एसे ऑन द फंडिंग सिस्टम, इसमें रिकार्डो ने लोक ऋण से संबंधित बातों की व्याख्या की है। हमें उनकी इस किताब में लोक ऋण के बारे में भी बहुत कुछ जानने और समझने को मिलता है।
अब आडम स्मिथ और रिकार्डो के बाद हम लोग और आगे चलते हैं तो हम लोग देखेंगे कि जे.एस. मिल जो है, जे.एस. मिल ने अपनी किताब प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी जो 1848 में प्रकाशित हुई थी, उसमें भी उन्होंने कर और राष्ट्रीय ऋण पर प्रकाश डाला। मिल ने भी सार्वजनिक व्यय के बारे में बहुत ज़्यादा व्याख्या नहीं किया है। मिल ने भी कर यानी कि सार्वजनिक आय और सार्वजनिक ऋण से संबंधित बातों पर ही उन्होंने चर्चा किया है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि कुछ कुछ समय में अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अपनी किताबों में लोकवित्त के कुछ कुछ भाग के बारे में व्याख्या की है। लेकिन बाद में हम लोग देखेंगे कि बाद में डाल्टन जब आए और उन्होंने 1922 में अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस में एक बहुत ही अच्छी चीज डाल्टन ने प्रस्तुत की और वो ये था कि उन्होंने अपनी पुस्तक में सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय इन दोनों के बीच समायोजन की बात कही थी। अलग अलग भागों का अध्ययन के साथ साथ उन्होंने बताया कि इन अलग अलग भागों में आपसी संबंध होते हैं और आपसी समायोजन किया जा सकता है। तो डाल्टन की एक बात थी कि उन्होंने आय और व्यय के बीच समायोजन को अपनी पुस्तक में बताया। आगे डाल्टन ने अपनी किताब में करों के प्रभाव के बारे में भी जिक्र किया, उनका भी उन्होंने विश्लेषण किया और इसके साथ साथ कर से संबंधित सामान्य सिद्धांत की भी उन्होंने व्याख्या की। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि डाल्टन के बाद और भी जितने अर्थशास्त्री लोग आए उन्होंने यही प्रयास किया कि जो भी सार्वजनिक वित्त के जो अलग अलग भाग है उनकी व्याख्या करने के साथ साथ उन्होंने उसके अलग अलग भाग जो हम लोग देख चुके हैं अभी, जो बेसिकली यहाँ हम लोगों ने देखा सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण। सार्वजनिक आय को जिस तरह से कर के रूप में लिया जा रहा था पहले, तो उन सारी बातों पर भी उन्होंने प्रकाश डाला अर्थशास्त्रियों ने और उनके आपसी संबंधों के बारे में भी व्याख्या की। अब धीरे धीरे समय बदलते गया और सार्वजनिक वित्त में यानी कि पब्लिक फाइनेंस में नए नए चीज भी जुड़ते गए। जैसे 1922 में डाल्टन की पुस्तक आई थी जो मैंने अभी बताया, उसके बाद आप लोग सब जानते होंगे कि 1930 में जो तीसा की महामंदी आई थी उसमें पब्लिक फाइनेंस में थोड़ा सा और उसका सब्जेक्ट मैटर और बड़ा हो गया, क्योंकि उससे पहले सरकार को आर्थिक क्रियाओं में इंटरफेयर करना चाहिए ये कंसेप्ट नहीं था। लेकिन 1930 के महामंदी के बाद ये क्लियर हो गया कि नहीं, अगर मंदी को हटाना है तो सरकार को इंटरफेयर करना ही होगा। और सरकार को इंटरफेयर करना दैट मीन्स सरकार को बजट बनाना होगा, सरकार को खर्च करना पड़ेगा, सरकार को व्यय करना पड़ेगा। और जब सरकार व्यय करेगी तो सरकार को ये भी सोचना पड़ेगा कि वो आय कहाँ से प्राप्त करेगी। तब पब्लिक फाइनेंस में एक नया चीज इंक्लूड हुआ और वो चीज था बजट। बजट का कंसेप्ट पहले नहीं था पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत, लेकिन 1930 के बाद बजट का कंसेप्ट भी इसमें इंक्लूड हुआ और इस तरह से पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत बजट को माइक्रो लेवल पर स्टडी किया जाने लगा और बजट नीति का भी यहाँ पर विश्लेषण होने लगा। आगे हम लोग और देखेंगे कि धीरे धीरे चल के पब्लिक फाइनेंस का स्कोप जो है वो और बड़ा होते गया और पब्लिक फाइनेंस का दायरा को बड़ा करने में मसग्रेव की बहुत ही अच्छी भूमिका रही। मसग्रेव ने क्या किया? मसग्रेव ने पब्लिक फाइनेंस की जो भी पारंपरिक विषय वस्तु थी जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, तो उन पारंपरिक विषय वस्तु जिसमें करारोपण है, लोक व्यय है, लोक ऋण है, तो इनका विश्लेषण उन्होंने आवंटन, वितरण तथा स्थिरीकरण के दृष्टिकोण के साथ करके पब्लिक फाइनेंस का स्कोप बहुत बड़ा कर दिया। मसग्रेव ने बताया कि अगर करारोपण है यानी कि सार्वजनिक आय हो रही है, सार्वजनिक व्यय हो रहा है और लोक ऋण भी सरकार व्यवस्था कर रही है, तो इसका उचित ढंग से आवंटन, वितरण हो रहा है कि नहीं और हमारी अर्थव्यवस्था में स्थिरीकरण यानी कि स्थायित्व कैसे हम लोग रखें। तो इस तरह से मसग्रेव ने पब्लिक फाइनेंस का स्कोप को बहुत बड़ा कर दिया, उसके विषय क्षेत्र को बहुत बड़ा कर दिया। तो हम लोग यहाँ पर ये समझने का प्रयास करेंगे कि ये आवंटन क्या है जो मसग्रेव ने कहा था। तो आवंटन का मतलब मसग्रेव ने कहा कि जब सरकार टैक्स लेती है यानी कि सार्वजनिक आय प्राप्त करती है और फिर सार्वजनिक व्यय करती है, तो उसे इस ढंग से सरकार को करना चाहिए कि उसे निजी आवश्यकताओं की संतुष्टि से हटाकर सार्वजनिक आवश्यकताओं की ओर लगाया जाना चाहिए। किस तरह से निजी आवश्यकता से हम लोग उनको हटाकर
सार्वजनिक आवश्यकताओं की ओर उनको ले जाएंगे। सरकार जो भी खर्च करती है उसको हम लोग सार्वजनिक आवश्यकताओं की और सभी लोगों की ओर हम लोग उसको किस तरह से लेके जाएंगे। इसका मतलब है कि जो भी सरकार कर प्राप्त करे या जो भी सरकार व्यय करे उसका आवंटन किस तरह से हो, कितना निजी व्यक्तियों के संदर्भ में हो और कितना सार्वजनिक व्यक्तियों के संदर्भ में हो। वितरण के दृष्टिकोण से भी उन्होंने कहा, मसग्रेव ने कहा कि कर और लोक व्यय की रचना इस ढंग से की जानी चाहिए कि किस प्रकार हम लोग साधनों को एक व्यक्ति के उपयोग से हटाकर दूसरे व्यक्ति के उपयोग में लगाया जा सके। एक छोटा सा उदाहरण मैं यहाँ देना चाहूँगी कि जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि अमीर लोगों से ज़्यादा टैक्स लो, फिर उस टैक्स का रकम को गरीब लोगों पर खर्च करो, तो यही बात यहाँ आ रही है कि हम लोग वितरण कैसा करेंगे, एक व्यक्ति के उपयोग से निकाल के हम लोग दूसरे व्यक्ति के उपयोग में इसको कैसे डालेंगे। तो इस चीज का भी स्टडी किया जाना चाहिए, ये भी हमारा सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए। आगे स्थिरीकरण का जो कंसेप्ट मसग्रेव ने दिया था, तो स्थिरीकरण का मतलब क्या होता है। स्थिरीकरण का मतलब होता है कि जो भी कर है या जो सार्वजनिक व्यय है उसको उसकी रचना इस ढंग से की जानी चाहिए कि हमारी अर्थव्यवस्था में ये पूर्ण रोजगार एवं कीमत स्थायित्व को ये बनाए रख सके, पूर्ण रोजगार रहे और कीमत स्थायित्व बना रहे। और यहाँ पर स्थायीकरण का संबंध जो है वो अल्पकाल के साथ साथ वो दीर्घकाल के समय से भी संबंधित होता है कि हम दीर्घकाल तक हम लोग किस तरह से अपनी अर्थव्यवस्था में स्थायित्व बनाने का प्रयास करते रहें और इसका अध्ययन किस तरह से किया जाए। तो इस प्रकार हम लोग ये भी देखते हैं कि आगे चलकर इस तरह जब आवंटन, वितरण और स्थिरीकरण को हम लोग सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण के साथ में हम लोग जोड़ देते हैं तो इसका कंसेप्ट बहुत बड़ा हो जाता है और ये मैक्रो लेवल पर ये चला जाता है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि जो भी आप जो परंपरागत विचारें थी, जो भी परंपरागत भाग था, तो वो मुख्य रूप से ये सारी चीजें थी जिसके बारे में हम लोगों ने बात की। तो इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि लोकवित्त जो है वो आर्थिक कार्य क्षमता, वितरण तथा रोजगार की आर्थिक नीति का अध्ययन करता है। यह सरकार की कार्य क्षमता, आर्थिक कार्य क्षमता, वितरण तथा सरकार की आर्थिक नीति का ये अध्ययन करता है। तो इस प्रकार आप लोग बेसिकली ये समझ गए होंगे कि लोकवित्त क्या है या सार्वजनिक वित्त क्या है। अब हम लोग यहाँ इसके सब्जेक्ट मैटर और विषय वस्तु के बारे में हम लोग बात करते हैं और यहाँ हम लोग ये देखेंगे कि इसके जो मेन भाग है, परंपरागत रूप से वो कौन कौन से भाग हैं जिसके अंतर्गत इसका सब्जेक्ट मैटर क्या क्या था, किन किन चीज़ों का स्टडी किया जाता था और अभी नए समय में, अभी वर्तमान में इसका दायरा किस तरह से बढ़ा, इसका सब्जेक्ट मैटर का विस्तार किस ढंग से हुआ। तो हम लोग एक एक करके इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लोकवित्त की विषय वस्तु के अंतर्गत हम लोग बात करते हैं सार्वजनिक आय की, जिससे हम लोग लोक राजस्व भी कहते हैं, सरकारी आय कहते हैं और इसी का ही एक दूसरा रूप करारोपण भी है, टैक्सेशन भी है, क्योंकि टैक्सेशन के माध्यम से सरकार को आय की प्राप्ति होती है। तो परंपरागत विचार के अनुसार करारोपण वाले भाग में सार्वजनिक वित्त के अंतर्गत जिन चीज़ों का भी अध्ययन किया जाता था, इसमें हम लोग देखते हैं कि कर से संबंधित सिद्धांत क्या है और फिर करों का वर्गीकरण कैसे होता है, करारोपण से संबंधित जो न्याय की समस्या होती है, कर भार और कर विवर्तन के बारे में जो भी बातें होती है, फिर कर का प्रभाव अलग अलग क्षेत्रों में कैसे पड़ता है, करदान क्षमता क्या है, करदान क्षमता को प्रभावित करने वाले तत्व क्या है आदि। तो ये सारी जो भी चीजें हैं ये परंपरागत रूप से टैक्सेशन के अंदर में स्टडी किया जाता था, सार्वजनिक आय के अंदर में इसका स्टडी किया जाता था, ये इसका सब्जेक्ट मैटर है। लेकिन वर्तमान में इसका दायरा और बढ़ा है। वर्तमान में इसका दायरा किस प्रकार बढ़ा है? अब वर्तमान में सरकार ये देखती है कि अगर कोई कर प्रणाली को सरकार अप्लाई करती है तो वो कर प्रणाली न्यायोचित वितरण पर आधारित है कि नहीं, वो न्यायशील है कि नहीं। उसके साथ साथ सरकार ये भी देखती है कि जो स्थिरीकरण के लिए, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि पूर्ण रोजगार एवं आर्थिक स्थायित्व से संबंधित जो बातें होती है उसके लिए हमारी कर प्रणाली किस ढंग की होनी चाहिए, टैक्स सिस्टम कैसा होना चाहिए, ये भी हमारा सब्जेक्ट मैटर जो है वो है। इसके अतिरिक्त देखते हैं कि जो कर गुणक है, तो कर गुणक कैसे कार्य करता है और एक देश के लिए अनुकूल करारोपण की संरचना किस ढंग से होनी चाहिए।
कर से संबंधित सिद्धांत तो परंपरागत रूप से स्टडी होता ही था, लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि वो उनका डिजाइन कैसा है, क्या उस डिजाइन को हम लोग अपनी अर्थव्यवस्था में अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। अब हम लोग वर्तमान में ये भी देखते हैं कि टैक्सेस में छूट दी जाती है, सब्सिडी दी जाती है। तो जब सरकार सब्सिडी देती है, लोगों को कर में छूट देती है, तो वो कितना देती है और फिर उसका क्या प्रभाव होता है हमारे इकोनॉमी पर, उसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे बजट पर, हमारे यानी कि सरकार के इनकम पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो इन सारी बातों का भी अभी अध्ययन किया जाने लगा है। तो इस प्रकार हम लोग ये देखते हैं कि जो सार्वजनिक आय से संबंधित हमारे परंपरागत सब्जेक्ट मैटर क्या थे, किन किन चीज़ों का स्टडी किया जाता था पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत, और अभी आधुनिक समय में इसका स्कोप कैसे बढ़ गया है और नई कौन कौन सी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो रही है, और आने वाले समय में और भी समस्याएं जब आएंगी तो उसका समाधान के रूप में और भी नए चीज़ें आएंगे और वो भी इंक्लूड होगी, और पब्लिक फाइनेंस का स्कोप और भी बड़ा होते जाएगा। तो अब हम लोग बात करेंगे पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड जो दूसरा इसका जो मेजर भाग है, और वो है आपका लोक व्यय, जिसको हम लोग पब्लिक एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो लोक व्यय से संबंधित परंपरागत रूप से किन बातों का स्टडी पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत किया जाता है, वो है आपका लोक व्यय से संबंधित जो भी सिद्धांत है, लोक व्यय में वृद्धि के क्या क्या कारण हैं, लोक व्यय का वर्गीकरण किस ढंग से किया जाता है, लोक व्यय का विभिन्न क्षेत्रों में प्रभाव कैसे पड़ता है। तो इन सारी बातों का परंपरागत रूप से सार्वजनिक व्यय के अंतर्गत स्टडी किया जाता था। अब हम लोग देखेंगे कि लोक व्यय का कंसेप्ट भी वर्तमान में बड़ा हो गया है। अभी सामाजिक वस्तु का सिद्धांत यहाँ पर आ गया है, और सरकार ये भी देखती है कि लोक व्यय की उच्चतम सीमा क्या है, और उच्चतम सीमा के निर्धारण में राजनीतिक मतदान की प्रक्रिया का महत्व, इसे भी सरकार ध्यान देती है कि लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और हम लोग आगे चल के देखेंगे कि लोक व्यय का स्वरूप, सरकार जब खर्च कर रही है तो उसका स्वरूप क्या है, और फिर स्थिरीकरण यहाँ पर आ जाता है। तो स्थिरीकरण के लिए जो लोक व्यय का जो महत्व है वो कितना है, इसका भी स्टडी किया जाता है, इसका भी अध्ययन किया जाता है। फिर लोक व्यय गुणक के बारे में बात की जाती है, और अभी लोक व्यय से संबंधित जो सबसे बड़ा कंसेप्ट अभी हमारे सामने आ गया है, और वो है आपका लागत लाभ विश्लेषण। वर्तमान में सरकार कुछ भी अगर खर्च करती है तो वो लागत लाभ यानी कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जरूर करती है। वो जो भी परियोजनाओं का निर्धारण करती है, सरकार ये जरूर देखती है कि उसको इन परियोजनाओं में खर्च करने से कितना लाभ मिलने वाला है और उसकी लागत कितनी आ रही है। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि जो आपका लोक व्यय है यानी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर है, तो पब्लिक एक्सपेंडिचर के सब्जेक्ट मैटर में भी कितनी वृद्धि हुई है और इसका भी दायरा कितना बढ़ा है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जो है सार्वजनिक ऋण यानी कि पब्लिक डेट। पब्लिक डेट से संबंधित जो भी परंपरागत विचार थे यानी कि परंपरागत जो सब्जेक्ट मैटर था, उसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि लोक ऋण का औचित्य क्या है, लोक ऋण की वसूली कैसे की जा सकती है, लोक ऋण का भार का निर्धारण कैसा होगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये परंपरागत रूप से इसका सब्जेक्ट मैटर है। लेकिन वर्तमान में हम लोग देखेंगे कि लोक ऋण से संबंधित बातों में और उसके सब्जेक्ट मैटर में कितनी वृद्धि हुई है। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि स्थिरीकरण और आर्थिक विकास के संदर्भ में लोक ऋण की भूमिका क्या है, उसकी भूमिका क्या होनी चाहिए। अब अगर कोई गवर्नमेंट कर्ज लेती है तो इस लोक ऋण का भावी पीढ़ी पर यानी कि हमारे आने वाले जनरेशन पर क्या असर पड़ेगा, ये भी हमारा एक बड़ा सब्जेक्ट मैटर है, उसे भी स्टडी करने की ज़रूरत है। तो ये हमारा एक मतलब अभी वर्तमान में ये पब्लिक एक्सपेंडिचर का विस्तार हमें बताता है, सब्जेक्ट मैटर का विस्तार हमें बताता है, पब्लिक ऋण का विस्तार हमें बताता है। फिर आगे हम लोग ये भी देखेंगे कि लोक ऋण जो सरकार ले रही है और उससे संबंधित जो सरकार की शोधन क्षमता है वो कितनी है। तो इस तरह लोक ऋण से संबंधित, पब्लिक डेब्ट से संबंधित जो नए कंसेप्ट, जो नया सब्जेक्ट अभी ऐड हुआ है, इसके बारे में भी हम लोगों ने अभी बात की। इसके अतिरिक्त हम लोग और भी देखेंगे कि जो आपका नेक्स्ट भाग है पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड, वो है आपका बहुस्तरीय अथवा संघीय वित्त, जिसको हम लोग फिजिकल फेडरलिज्म कहते हैं। तो फिजिकल फेडरलिज्म ये भी पब्लिक फाइनेंस का एक मेजर भाग है, और इसमें परंपरागत रूप से हम लोग देखेंगे कि संघीय वित्त के जो सिद्धांत हैं और सरकार के मध्य जो कर का जो आवंटन होता है, इसका स्टडी किया जाता था इसमें।
लेकिन प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में इसका स्कोप भी बढ़ गया है, सब्जेक्ट मैटर का स्कोप बढ़ा है। अभी वर्तमान में हम लोग देखते हैं कि फिजिकल फेडरलिज्म के अंतर्गत ये देखा जाता है कि केंद्र, राज्य तथा जो भी स्थानीय सरकारें हैं, तो उनके बीच में जो भी वित्त व्यवस्था की जो समस्या है, वो समस्याएं कैसे उत्पन्न हो रही है, उन समस्याओं का समाधान हम लोग कैसे निकालेंगे, और फिर ये केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सरकारों के बीच में करों का आवंटन किस तरह से होगा, वितरण किस ढंग से होगा, और स्थिरीकरण के संदर्भ में संघीय वित्त व्यवस्था के क्या सिद्धांत होंगे। तो इन बातों का भी अभी स्टडी किया जाता है, ये भी हमारा एक सब्जेक्ट मैटर है। तो नेक्स्ट हम लोग और देखते हैं, जो पब्लिक फाइनेंस का जो नेक्स्ट भाग है वो है आपका वित्तीय प्रशासन, यानी कि फिजिकल एडमिनिस्ट्रेशन। फिजिकल एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि परंपरागत रूप से यहाँ पर बजट निर्माण के बारे में बात की जाती थी, जो मैंने आपसे बताया था 1930 के समय, उस समय से जो आया है। तो बजट निर्माण के साथ साथ जो भी परंपरावादी लोग थे वो लोग संतुलित बजट की धारणा को ही फोकस करते थे। लेकिन अभी वर्तमान समय में बजट का कंसेप्ट भी बहुत बड़ा हो गया है। अभी हम लोग आधुनिक बजट के बारे में बात करते हैं। बजट एवं आयोजन से संबंधित इन दोनों के बीच में आपसी संबंधों के बारे में बात करते हैं। प्रोग्राम बजट क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। शून्य बजट क्या है, और अभी जैसे देखिए, अभी हमारे सरकार की जैसे स्थिति है, इसमें तो आपातकालीन बजट भी अभी आ रहा है हम लोगों का। तो इस तरह से बजट का कंसेप्ट भी बढ़ गया है। नेक्स्ट हमारा जो भाग है वो हम लोग देखेंगे कि वो है राजकोषीय नीति। पब्लिक फाइनेंस का नेक्स्ट बड़ा भाग है राजकोषीय नीति, फिजिकल पॉलिसी। तो फिजिकल पॉलिसी नया कंसेप्ट इसमें क्या बढ़ गया है, वो है आपका कि स्थिरीकरण के संदर्भ में विभिन्न राजकोषीय नीति के जो भी आर्थिक विकास है एवं विकास वित्त से संबंधित बातों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है वो है पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड नेक्स्ट जो हमारा भाग है वो है अंतरराष्ट्रीय राजकोषीय समन्वय, इंटरनेशनल फिजिकल कोऑर्डिनेशन। तो इसके अंतर्गत अभी वर्तमान में किन चीज़ों का अध्ययन किया जा रहा है, तो कर समन्वय के बारे में बात की जाती है, अध्ययन किया जाता है। लोक व्यय का समन्वय किस ढंग से किया जाए, स्थिरीकरण नीति इसका समन्वय किस ढंग से किया जाए। तो ये सारे इसके सब्जेक्ट मैटर हैं। तो हम लोग अब ये देख रहे हैं कि अभी हमारे सामने पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड जितने मेजर भाग थे, जिसके लगभग वो 7 मेजर भाग थे, जिसके बारे में मैंने अभी आप लोगों से चर्चा की। आने वाले समय में इसका मेजर भाग और बढ़ सकता है और भी इसके सब्जेक्ट मैटर में वृद्धि हो सकती है। तो इस तरह से आज के वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि सार्वजनिक वित्त या लोक वित्त या पब्लिक फाइनेंस क्या है, और पब्लिक फाइनेंस का सब्जेक्ट मैटर यानी कि विषय वस्तु क्या है और इसका स्कोप क्या है। सब पब्लिक फाइनेंस के नेचर से संबंधित बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।